4 अप्रैल 1979 को जुल्फकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उनको रावलपिंडी जेल के जनाने हिस्से में एक 7 बाई 10 फीट की कोठड़ी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठड़ी थी जहां उनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि उसे भुट्टो से उनसीयत न हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर न्याजी उनके लिए खाना भेजा करते थे। भुट्टो की जिंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ सलमान तासीर, जिनका बाद में कत्ल कर दिया गया, अपनी किताब भुट्टो में लिखते हैं, शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल खला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां भी उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को यह बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि उन्हें बैतुल खला जाने की जरूरत ही न पड़े। कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई और उनके लिए कोठड़ी के बाहर अलहदा एक बैतुल खला बनवा दिया गया था। भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की आजादी थी। आखिरी दिनों में वो चार्ल्स मिलर की खैबर, रिचर्ड निक्सन की सवाने उमरी, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सदीक सालह की विटनेस टू सरेंडर का मुताला कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया था। उनका ये जद्दी पुश्ती पेशा था। उनका खानदान महाराजा रंजीत सिंह के जमाने से फांसी देने का काम कर रहा था। इस वक्त मसीह की तनख्वाह 375 रुपए माहाना थी और हर फांसी देने पर उन्हें इजाफी 10 रुपए मिलते थे। जेल में रहते हुए भुट्टो मुसलसल अपने मसूलों में दर्द से बेहद परेशान थे। उनमें पस भी पड़ गई थी। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर न्याजी एक लालटेन की रोशनी में उनके दांतों का मुआयना कर रहे थे तो भुट्टो ने उनके साथ मजाक किया, तुम भी मेरी तरह से बदकिस्मत हो। तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए एक कैदी मिला है। बेनजीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनजीर अपनी सवाने उमरी डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं, मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है। मेरी वालिदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार थे। नुसरत और बेनजीर भुट्टो को एक शेवरलेट कार में रावलपिंडी लाया गया। तलाशी के बाद उन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। उनके दरमियान 5 फीट की दूरी रखी गई थी। बेनजीर लिखती हैं, मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए उन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया, आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा कि लेकिन जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले खानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। लेकिन एहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हिदायत मौसूल हुई हैं कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो जमीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि उनकी कोठड़ी से मेज, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनजीर मजीद लिखती हैं, उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन मुझे वापस कर दी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे उनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। उन्होंने शालीमार कोलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालिदा ने उन्हें रोक दिया। उस पर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसे पहन लेता हूं, लेकिन बाद में इसे बेनजीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। बेनजीर ने कहा कि कोठड़ी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूं, लेकिन जेलर ने इसकी इजाजत नहीं दी। बेनजीर मजीद लिखती हैं, मैंने कहा प्लीज, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम हैं और मैं उनकी बेटी हूं। ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे इनको गले लगाने का हक है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा गुड बाय पापा। मेरी वालिदा ने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेजी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जेल सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद ने उन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया, जिससे उन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठड़ी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कहा कि मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुल रहमान से कॉफी लाने के लिए कहा। उन्होंने रहमान से कहा कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद उनका रेजर इसलिए वापस ले लिया गया था कि कहीं वो इससे खुदकुशी न कर लें।
सलमान तासीर लिखते हैं, भुट्टो ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाजत दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल बनाए और इसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 बजे उन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की सलवार कमीज पहने हुए थे। जेल एहलकारों ने कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती उनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर लिटाकर तकरीबन 40 गज की दूरी तक ले जाया गया। सलमान तासीर मजीद लिखते हैं, इसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक खुद चल कर गए। जल्लाद ने उनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया, उनके पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया, जल्लाद तारा मसीह ने लिवर खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। 35 मिनट बाद भुट्टो के मुर्दा जिस्म को एक स्ट्रेचर पर रख दिया गया। उस जमाने में रावलपिंडी सेंट्रल जेल में खुफिया एहलकार रहे कर्नल रफीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 223 दिन में लिखते हैं, थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के एक फोटोग्राफर ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो की इस्लामी तरीके से खतने भी हुए थे या नहीं। तस्वीर उतारने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के खतने हुए थे। बाद में श्याम भाटिया ने अपने किताब गुड बाय शहजादी में लिखा था कि बेनजीर ने उन्हें खुद बताया था कि भुट्टो को मौत के बाद भी इस बेइज्जती से गुजरना पड़ा था। बेनजीर अपनी सवाने उम्री में लिखती हैं, मम्मी की दी नींद की वॉल्यूम गोलियों के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं जोर से चिल्लाई, नो नो। मेरी सांस रुक रही थी जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो। पापा पापा, मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर इस घर में गए जहां नुसरत और बेनजीर भुट्टो को नजरबंद किया गया था। उसे मिलते ही बेनजीर के पहले अल्फाज थे, हम वजीर आजम के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब था, उन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनजीर लिखती हैं, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे घूंसा मारा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, आप उन्हें उनके अहले खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं। उसके बाद उस जेलर ने भुट्टो की एक चीज बेनजीर को सौंपी। बेनजीर लिखती हैं, उसने मुझे पापा की सलवार कमीज दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। इससे शालमियार कोलोन की खुशबू आ रही थी, महक अभी तक आ रही थी। फिर उसने एक टिफिन बॉक्स दी जिसमें उन्हें गुज़श्ता 10 दिनों से खाना भेजा जा रहा था जिसे वो खा नहीं रहे थे। उसने उनका बिस्तर और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा कि इनकी अंगूठी कहाँ है। जेलर ने पूछा, उनके पास अंगूठी भी थी क्या। फिर उसने झूले में से अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया और फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार कह रहा था कि उनकी आखिरत बहुत पुरसुकून थी। मैंने सोचा, फांसी भी क्या कभी पुरसुकून हो सकती है। बेनजीर के खानदान के मुलाजिम बशीर की निगाह जैसे ही भुट्टो के सलवार कमीज पर पड़ी, वो चिल्लाने लगे, या अल्लाह या अल्लाह, उन्होंने हमारे साहब को मार दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत पर बात करते हुए GM सैयद उन्हें सिंध का असासा मानते थे। बकौल उनके मोहम्मद अली जिन्नाह ने 23 वर्षों में जो रुतबा हासिल किया उसने 7 सालों में हासिल कर लिया। वो बड़े दिमाग वाला शख्स था, लेकिन सियासी लालच और इक़्तिदार की भूख ने उसे मफाद परस्त कर दिया। वो किसी को दुरुस्त पहचान नहीं सका, वरना हमारा बड़ा असासा था। उनके मुताबिक मुमताज भुट्टो के सामने भुट्टो को कहा था कि तुम सिंध के लिए काम करो वरना तुमसे बुरा काम करा के मार दिया जाएगा। मैंने ये उन दिनों में भी शाया कराया था। मुझे कहा कि नहीं, मैं उस्ताद हूँ, खुद ही बच जाऊंगा। वही हुआ, सिंध के खिलाफ काम लेकर बाद में मार दिया गया। GM सैयद ने 1973 के आइन के बाद GA सिंध तहरीक की बुनियाद रखी थी। जिन दिनों उनसे इंटरव्यू लिया गया उन दिनों बहाली जमहूरियत की तहरीक जारी थी। 1973 के आइन को सिंध के खिलाफ समझते थे, जबकि MRD उसकी बहाली की बात कर रहे थे। अपने इंटरव्यू में उनका कहना था कि MRD पंजाब की जमात है जिसका सरबराह नवाब ज़ादा नसरुल्लाह खान है और इसमें टिका खान भी शामिल है। जनरल ज़ियाउल हक जब अस्पताल में अयारत के लिए आए थे तो मुझसे पूछा कि आप हर हुकूमत के खिलाफ रहे हो, ये जो पीपल्स पार्टी और MRD है इनकी आपने क्यों नहीं मदद की। मैंने कहा कि हमें मालूम था कि आपको निकाल कर दूसरे को लाना चाह रहे हैं। मार खाए बंदर और कमाई खाए मदारी। अगर हम इस लड़ाई में शामिल हुए तो पहले हमारी पिटाई होती और फायदा पीपल्स पार्टी उठाती।
गरज ये कि जीएम सैयद बहुत बड़े मुखालिफ होने के बावजूद भी उनकी तारीफें किया करते थे। उनके भुट्टो के वालिद शाहनवाज भुट्टो के साथ भी मरासिम थे। जीएम सैयद कहते हैं कि भुट्टो उन्हें चच्चा बुलाते थे और उनके घर आते जाते। हुकूमत साजी में उन्होंने वली खान की हिमायत हासिल करके उनकी मदद की थी। ताहम जीएम सैयद को शिकवा था कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत